नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज हम ये आंकेंगे कि क्या ईरान हलवा है या मच्छर है जिसको मेंढक यूं करे और खा जाए। क्या ईरान इजराइल के लिए गोलगप्पा है जिसको वो निगल जाए, या ईरान एक बड़ी चुनौती है। आसपास आप बहुत सारा विमर्श देख रहे होंगे। वो जो आपका बाइडन साहब कह रहे हैं, भाई न्यूक्लियर ठिकानों पे मत करना, तेल वालों पे कर देना चलेगा। उधर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, अरे तुम डाल दो इसके न्यूक्लियर ठिकानों पे भी बम डाल दो, बहुत ज़रूरी है। कोई कुछ कह रहा है। ऐसे बयान आ रहे हैं। हमारा मीडिया भी ऐसा लग रहा है कि ईरान जो है वो कोई हमास है और उसको तुरंत जाके ये ऐसे जो मच्छर होता है ना, उड़ता हुआ एक मच्छर होता है, उसको तुरंत से मेंढक दूर से गपक लेता है। एक खास तरह का मेंढक और छिपकली होती है जिसको आप टीवी पे देखते होंगे, जो अपनी जुबान दूर तक फेंक के और निगल लेती है। ये हलवा और गोलगप्पा नहीं है, ईरान है ये। और ईरान को किसी भी तरीके से क्या आसानी से आक्रमण करके उसके ठिकानों को नष्ट किया जा सकता है? क्या ईरान के पास में कोई तरीका नहीं है इनसे बचने का? क्या ईरान जो है हाथ पांव बांध के खड़ा हुआ है कि जब चाहेगा इजराइल कुछ फेंक देगा? क्या वजह है कि ईरान जो है उसको लेकर इतनी आसानी से ये बयान दे रहे हैं? और क्या वजह है कि अभी तक इजराइल अपना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाया है 180 मिसाइल दागने के बाद भी? आज हम इसी का आकलन करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इजराइल को कितनी हिम्मत की ज़रूरत है, और ये भी समझेंगे कि इजराइल के पास ऐसा क्या है जिसके कारण इजराइल को इतना सोचना पड़ रहा है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। मैंने आज सोशल मीडिया पे एक फ़ोटो देखा, कुछ फ़ोटोशॉप करके एआई करके बनाया था। उसमें खुमैनी बैठ के गूगल पे सर्च कर रहे हैं कि आयरन डोम का तोड़ कैसे निकाला जाए, या आयरन डोम जैसा DIY करके घर में कैसे बनाया जाए। यानी जिसने ये बनाया उसके दिमाग में एक चीज़ थी कि आयरन डोम जो है वो दुनिया की सबसे बढ़िया एयर डिफेंस सिस्टम है, और आयरन डोम जो है वो ईरान के रास्ते की सबसे बड़ी बाधा है। तो एक मिनट के लिए हम ये मान के चलते हैं कि इजराइल ने फैसला कर लिया है कि वो अब ईरान के ऊपर मिसाइलें डालेगा। तो पहले तो ये है कि इजराइल क्यों डालेगा। इजराइल के डालने का एक सबसे बड़ा मकसद ये है कि उसकी नाक का सवाल है। उसके घर में जब इतनी मिसाइल गिर गई, उसके कई हवाई अड्डे तबाह हो गए, उसके बहुत सारे ठिकानों पे तगड़ी चोट लगी है, यहाँ तक कि वेस्ट बैंक में भी ईरान की मिसाइलें गिर गई हैं। तो ऐसे बेइज्जती करा के तो वापस बैठेगा नहीं, तो उसको वापस कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन डर ये है कि अगर मैंने कुछ किया और ईरान ने अगर कोई बड़ा जवाब दे दिया तो क्या होगा। भाई, जो लोग ये मानते हैं कि इनकी मिली जुली नूरा कुश्ती है, तो उनके लिए तो ये है कि चलो कल के दिन इजराइल जो है वो भी कहीं ईरान में ऐसी जगह पे डाल देगा कुछ जिसके कारण ईरान को ज़्यादा नुकसान ना हो। ये भी लोगों को बताएगा, देखा मैंने जवाब दे दिया, और दोनों शांति से सुख चैन से साथ साथ जिएंगे। मुझसे अगर पूछेंगे तो ये जो हमास के इलाके में या गाज़ा पट्टी में जो कमज़ोर लोगों के साथ हो रहा है, और जो बैरूत में अब शुरू हुआ है, ये ना हो तो फिर ये ठीक है। भाई, शांति हर कीमत पे अच्छी है। लेकिन अगर मामला दोनों के बीच में सेटिंग का नहीं है, नूरा कुश्ती का नहीं है, तो इजराइल इस समय क्या सोच रहा है, इतनी देरी क्यों लग रही है। इजराइल दरअसल ये असेस करने में लगा है कि मैंने अगर ईरान पे हाथ डाला तो क्या होगा। इसको समझने के लिए हमको ये जानना पड़ेगा कि ईरान के पास ऐसा क्या क्या है कि अगर ये वहाँ पे कुछ करता है तो ईरान बचाव कर लेगा। क्योंकि अगर ये जाने बगैर हम नहीं जान पाएंगे कि दरअसल कहानी है क्या। तो पहले हम समझते हैं आयरन डोम सिस्टम को। आयरन डोम सिस्टम राफेल कंपनी ने बनाया, राफेल, और 2005 की टेक्नोलॉजी है। इस सिस्टम में क्या होता है कि आपके जो राडार हैं वो जब भी कोई चीज़ निकलती है, मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे ही कोई मिसाइल निकलती है तो तुरंत राडार उसको सेंस करता है,
सेंस करने के बाद में उसके एंटीना एक मैसेज रिलीज़ करते हैं और वो मैसेज रिलीज़ होता है और जो अलग अलग बैटरीज़ हैं उसकी खड़ी हुई, उन बैटरीज से मिसाइल निकलनी शुरू हो जाती हैं। बैटरी उसको कहते हैं जो एक बड़ा सा आपने संदूक जैसा डब्बा देखा होगा जिसके अंदर माचिस की तीली की तरह जगह जगह मिसाइल खोसी हुई रहती हैं। दिवाली पे आप याद करिए, आजकल गन आ रही है ऐसी जिस गन के अंदर ना बहुत सारे लंबे लंबे रॉकेट ठुसे हुए होते हैं। जब आप गन चलाओ तो वो अगला रॉकेट सामने आ जाता है। तो वो जो रॉकेट जैसे ठुसे हुए एक गन आती है ना जिसमें छोटी छोटी मिसाइल लगी होती हैं, वैसी ही बहुत सारी मिसाइल लगाओ के बड़े से डब्बे में ट्रक के ऊपर लगा होता है, आपने देखा होगा। वो होती है एक बैटरी। वो बैटरी जो है वो ऐसी उसके अंदर मिसाइल होती है, गाइडेड मिसाइल, जो पीछा करती हैं रॉकेट का और उसको उड़ा देती हैं। ये है आयरन डोम टेक्नोलॉजी 2005 में जो आई थी। तो अब ये माना जाता है कि आयरन डोम होने के कारण इसको कोई भेद नहीं सकता। भेद इसलिए नहीं सकता क्योंकि आयरन डोम जो है वो ऐसी टेक्नोलॉजी है जो पूरे मिसाइल को, पूरे ईरान को कवर करती है, उस पर नज़र रखती है। राफेल ने बनाया था इसको 2005 में। तो अब क्या माना जाए कि आयरन डोम को ईरान भेद नहीं सकता, तो अभी 180 मिसाइल उसने छोड़ी, उसने भेद दी। तो मैंने आपको बताया था कि जो हाइपरसोनिक मिसाइल होती हैं, यानी जो ध्वनि की रफ्तार से 5 गुना से ज़्यादा, यानी आवाज़ अगर 1 की रफ्तार से चल रही है, 1 मैक की रफ्तार से चलती है आवाज़, तो 5 मैक से ज़्यादा जो मिसाइल चलती है वो हाइपरसोनिक कहलाती है। और आम तौर पे जो राडार होते हैं वो हाइपरसोनिक मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर सकते, और कम से कम इजराइल के पास जो टेक्नोलॉजी है वो हाइपरसोनिक मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर सकती, और आयरन डोम में ये काबिलियत नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आयरन डोम जब कोई चीज़ पास आ जाती है तभी उसको गिरा सकता है। लेकिन इसमें एक करेक्शन है। अब जो राडार बन गए हैं वो राडार हाइपरसोनिक मिसाइल को भी इंटरसेप्ट कर सकते हैं, यानी 20 मैक तक की स्पीड की अगर कोई हाइपरसोनिक मिसाइल है, यानी आवाज़ की रफ्तार से 20 गुना वाली भी है, तो उसको अब जो राडार बन गए हैं वो गिरा सकते हैं। अभी तक दुनिया में एक देश के पास ऐसा राडार है, उस देश का नाम है चीन। यानी चाइना ने एक ऐसा राडार बना लिया है जो 20 मैक तक की रफ्तार को भी इंटरसेप्ट कर सकता है, लेकिन इजराइल के पास ऐसा कुछ नहीं है। तो ईरान पे आते हैं कि ईरान की ताकत क्या है। तो ईरान के पास शाहेब 3 और शेजी गदर जैसी मिसाइल्स हैं जो इजराइल के अंदर यहीं से बैठे बैठे वो टारगेट कर सकते हैं। 2-2.5 किलोमीटर का दूरी है, और ये जो मिसाइलें हैं ये वहाँ के मिलिट्री बेस, वहाँ के शहर और वहाँ के हवाई अड्डों को भेदने में सक्षम हैं। और इसमें जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं उनका कमाल अभी हमने हाल में देख लिया। तो अब आप ऐसे समझिए कि आप गाज़ा में मिसाइल डालते हो, रात को हमला करते हो, वहाँ से कोई जवाब नहीं आता क्योंकि गाज़ा आपने गवर्न किया हुआ था। बैरूत में करते हो, जवाब आता है, लेकिन आजकल लिमिटेड जवाब आ रहा है लेबनान से, हिजबुल्लाह वाले इलाके से। उनके पास भी 1.5 लाख मिसाइलें हैं। लेकिन ईरान के केस में ये उम्मीद नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है? उस वजह को समझिए कि हिजबुल्लाह जो है वो नॉन स्टेट ऑपरेटिव है, यानी एक संगठन है, संस्था है, उसके पास जितना जैसे ईरान से सपोर्ट मिला उससे उसने अपना जो बेस तैयार कर लिया, उसी से लड़ रहे हैं। वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसकी एक आर्म विंग है। इसी तरह हमास का है। लेकिन ईरान एक देश है, एक देश के पास एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बहुत सारे विभाग होते हैं, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, बहुत सारी मशीनरी होती है, फौज होती है, बहुत कुछ होता है जो हिजबुल्लाह के पास नहीं है। तो अब जो है, इसलिए ईरान, इसको ये पता है अगर इजराइल को कि मैं ईरान पे मिसाइल डालूंगा तो मुझे जवाब मिलेगा। जवाब कैसे मिलेगा? मैंने आपको बताया कि उसके पास तगड़ी वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, इसके साथ साथ उसके पास गाइडेड मिसाइल्स भी हैं। ऐसी गाइडेड मिसाइल्स हैं जो एक टारगेट अगर दे दिया वहीं पे जाके भेदेंगी। अगर किसी के माथे का अगर बता दिया इसके माथे पे मिसाइल डलनी है, ईरान से उड़ती हुई जाएगी, रास्ता बदलते हुई, पलटते हुई, कहीं पे पुल होगा तो ऊपर हो जाएगी, मीनार होगा तो ऊपर हो जाएगी, ज़्यादा ऊंचा पुल हुआ तो नीचे से निकल जाएगी, और ज़मीन के साथ साथ चलती है, ऊंचाई पे नहीं चलती कि आपने आसमान में भेज दिया।
वो ज़मीन के साथ साथ चल रही है, ज़मीन से कोई 50 मीटर 100 मीटर ऊंचाई पे, ऊंची बिल्डिंग हुई, थोड़ी ऊंची हो जाएगी फिर नीचे आ जाएगी। तो ये कहलाती है गाइडेड मिसाइल। और इन गाइडेड मिसाइल को काबू करना आसान नहीं होता, क्योंकि इनको जहां भी आप टारगेट करोगे वो ज़मीन के नज़दीक चल रही हैं, और बड़ी संख्या में उसके पास ये जो गाइडेड क्रूज मिसाइल हैं उनमें से है सोमार करके एक मिसाइल है, और वो बाकायदा फारस की खाड़ी में इजराइल का जो नेवल फोर्स है उसको नेस्तनाबूद कर सकती है, यानी इनके जो जहाज़ समंदर में खड़े हुए हैं उनको जाके उड़ा सकती है, और साथ साथ पोर्ट, एयरवेज, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे भी असर डाल सकती है। ये इनकी सोमार मिसाइल है, किसके पास? ईरान के पास। आप कहेंगे कि तो क्या हुआ, ये डालेंगे आयरन डोम रोक लेगा, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि आयरन डोम इन मिसाइलों को रोकने में सक्षम नहीं है, क्योंकि ये हो गई है 20 साल पुरानी टेक्नोलॉजी। तब इनको बेचा था उसने, आपका रफाइल ने। रफाइल के पास खुद की भी इसके बाद की बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, दुनिया भर में इसके बाद की टेक्नोलॉजी आई है। और इस पे जाऊं मैं, इससे पहले कि ईरान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है नहीं, उससे पहले हम ये समझते हैं कि उसके पास में एक बड़ी साइबर आर्मी भी है, जो बहुत बड़ी बात है। आप ये जानते हैं कि किस तरह से जासूसी का एक्सपर्ट है इजराइल। मैंने वीडियो बनाया था कि खुद उनका प्रधानमंत्री भी लोगों की जासूसी करने के लिए डिवाइस फिट करने चला जाता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के बाथरूम में लगा के आ गया था लिसनिंग डिवाइस, 2 दिन पहले ही मैंने वीडियो बनाया था। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। तो वो जो जासूसी की क्षमता है, तो ईरान के पास एक ज़्यादा बड़ी क्षमता है, और वो है साइबर पावर, साइबर जासूसी की क्षमता। बैठे बैठे ईरान, देखिए इन खबरों, इन चीज़ों के बारे में हमारे यहाँ डिस्कशन नहीं होता है, वैसे बैठे बैठे उसके पास जो ईरान का APT ग्रुप है, एक साइबर हैकर्स का ग्रुप है, जो APT 33, APT 34 के नाम से जाना जाता है, जो लोग साइबर सिक्योरिटी वाले लोग हैं वो जानते हैं, वो साइबर एस्पियोनेज और साइबर सैबोटाज ये दोनों कर लेता है। यानी साइबर तरीके से जासूसी, जो काम पेगासस करता है। पेगासस, तो मेरा मानना यह है कि जासूसी की कोई चीज़ अगर एक्सपोज हो जाए, इसकी पोल खुल जाए, तो बेकार है। पेगासस फेल हो चुका है क्योंकि इसकी पोल खुल चुकी है, लेकिन इनके उपकरणों की आज तक पोल नहीं खुली है, और ये साइबर जासूसी भी करते हैं और साइबर विध्वंस भी करते हैं, सैबोटेज भी करते हैं। यानी ये इजराइल की मिलिट्री का जो मूवमेंट है, कहाँ से जा रही है, कैसे जा रही है, उसको बाकायदा ये डिटेक्ट भी कर सकते हैं। उनका कम्युनिकेशन भी कभी ठप कर सकते हैं, कभी उनके कुछ डिवाइसेस भी फेल कर सकते हैं। जो एक साइबर हैकर के हाथ में होता है वो ये कर सकते हैं। और इसको दुनिया में अब ईरान के इस सिस्टम को, इस ग्रुप को, हैकर्स ग्रुप को, ईरानियन ATP ग्रुप को काफ़ी अहम माना जा रहा है। यानी इजराइल जब ये असेस कर रहा है तो उसके दिमाग में ये भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम साइबर हमले के शिकार हो जाएं, इसलिए 180 मिसाइलें आ गई हैं, जो नुकसान होना था हो गया है, उसमें ही शांति से बैठ जाओ। पहले तो इन्होंने अपने एयरवेज की तस्वीरें वगैरह सेंसर कर दी थी, बाद में परमिशन दे दी, तब लोग देख रहे हैं कि काफ़ी नुकसान ईरान ने इनका किया था। अब क्या करते हैं, ये साइबर अटैक जो है वो कर सकते हैं और साइबर अटैक को रोक भी सकते हैं। यानी ईरान को दिमाग में देख के भारत में जो लोग सोचते हैं कि भाई मुस्लिम देश है टाइप का सोच के, वो दिमाग में अफ़गानिस्तान वाले लड़ाके आते हैं, शलवार और सूट पहन के और ऐसे गन लेके घूम रहे हैं। ईरान वो नहीं है। ईरान एक सोफिस्टिकेटेड देश है, उसने बहुत लंबे समय में, और सबसे बड़ी बात, वो अमेरिका के साथ लंबे समय तक कोऑर्डिनेट कर चुका है, और इराक ईरान की लड़ाई के दौरान अमेरिका से उसने काफ़ी जानकारियां हासिल की हैं, ये दुनिया जानती है। खैर, तो डिफेंस सिस्टम, कम्युनिकेशन नेटवर्क वगैरह जो चाहे वो उसका साइबर यूनिट उड़ा सकता है। इसके अलावा एक बड़ी चीज़, जो रणनीति ईरान के पास आज भी हाथ में किसी के पास में नहीं है, ईरान के पास प्रॉक्सीज हैं। प्रॉक्सीज मतलब ऐसे लड़ाके जिसमें आपको सीधे लड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो आपकी तरफ से लड़ेंगे। जैसे हमास है, जैसे हिजबुल्लाह, जैसे
आपका जो है वो अलग अलग तरह के इस्लामिक जिहाद ग्रुप, जैसे कि इराक में कुछ लोग हैं, जैसे सीरिया में कुछ लोग हैं, और ये सब लोग दिमाग से काम ले रहे हैं। अभी तक का इतिहास है, ईरान ने हमेशा लड़ाइयों में दिमाग से काम लिया है। आज इतने ज़्यादा बम गिराए जा रहे हैं हिजबुल्लाह के ऊपर, हिजबुल्लाह चुपचाप बैठा हो। मैंने भी कहा, आपने भी कहा, यार 1.5 लाख तुम रॉकेट लेके बैठे हो, मिसाइलें लेके बैठे हो, 1.5 लाख, जवाबी हमला क्यों नहीं करते हो? इजराइल जो चाह रहा कर रहा है, वो नाप तोल के जवाबी हमला कर रहे हैं, बार बार बता रहे हैं भाई हमें चिंता मत करो। कभी इनके तेल अवीव पे, कभी कहीं पे मिसाइल गिरा के आ जाता है। क्यों? क्योंकि ईरान ने इनको रखा हुआ है कि अभी मौका नहीं आया है। जब ईरान से वॉर शुरू होगी और ये ईरान की तरफ रुख कर रहे होंगे अपनी मिसाइलों का, तब इनको हिजबुल्लाह भी जवाब देगा। हमास के फिदाइन भी बहुत सारे निकल के आ सकते हैं जो बच गए हैं। अभी भी लगातार ये छान रहे एकदम गाज़ा पट्टी को, इसलिए क्योंकि इनको पता है कि हमास अभी जिंदा है। अलग अलग जगहों पे इनके जो लड़ाके हैं, वो चारों तरफ से जो प्रॉक्सीज हैं, यानी जो छद्म रूप से ऐसे लोग जिसमें ईरान सामने नहीं लड़ रहा है, वो लड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो इजराइल को ये पता है कि भाई अगर मैंने पंगा लिया ईरान से तो मुझे चारों दिशाओं में लड़ना पड़ेगा। और बड़े प्यार से चारों तरफ से लंबे समय से ईरान इनको घेरता चला आ रहा है। वहाँ हूती भी बैठे हुए हैं यमन में, उनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है। वहाँ पे ड्रोन से हमला करने अमेरिका जा रहा है। आप सोच लीजिए, हूतीस को रोकने के लिए अमेरिका को खुद उतरना पड़ा है और वो उसके भी ड्रोन्स को गिरा लेते हैं। तो ये पावर जो है वो ईरान के पास है चारों तरफ से इजराइल को घेरने की। अकेले ही घेर लेगा, उसको किसी अरब कंट्रियों के इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उस सब की ज़रूरत नहीं है। उसने अपना ही सेटअप बिठाया हुआ और ये इजराइल जानता है। इजराइल ऐसे ही नहीं इतने दिन लगा रहा है, लेकिन उसको करना है, इज्जत बचाने के लिए करना है, लेकिन उसके लिए भी उसको समय लगाना पड़ रहा है। हमास पे कितनी जल्दी गिरा देता है खट से बम, हिजबुल्लाह पे गिरा। अभी इसने जो क्या किया, जब ईरान की मिसाइलें आई तो बदला लेने के लिए वहाँ यतीम खानों में बम गिरा दिए, अस्पतालों पे गिरा दिए। तो ये जो चीज़ है, इसके साथ साथ उसके पास में माइंस है, माइंस, नेबल माइंस। ये क्या होती हैं? जैसे बारूदी सुरंगें होती हैं ना, ऐसे उसके पास बहुत सारी पारस की खाड़ी में सुरंगें हैं, समुद्री सुरंगें। जैसे ही उन समुद्री सुरंगों के पास से इनका कोई भी पोत निकलेगा, इसके पास भी बहुत क्षमता है, वो माइंस अपने आप उड़ा देंगी। वहां से भी ईरान पूरी तरह से मजबूत है और इजरायली नेवल फोर्सेस को रेड सी में रोक सकता है, तोड़ सकता है। क्योंकि इनको अगर जाना है तो रेड सी से ही जाना पड़ेगा। याद कीजिए, अभी हाल में हूती विद्रोहियों ने कुछ पोत, कुछ समुद्री जहाज डुबो देने की धमकी दी थी, क्योंकि हूतीस के पास सुएज कैनाल के अंदर लाल सागर में वो माइंस हैं। इसके अलावा हूती विद्रोहियों को कुचलने के लिए सीधे अमेरिका उतर चुका है और कुछ नहीं बिगाड़ पाया है। वो वहाँ ड्रोन वगैरह भेजता है, वो गिरा लेते हैं। तो कुल मिला के चारों तरफ से ईरान ने बढ़िया तरीके से अपने सपोर्टर्स तैयार किए और हाल के 10-15 सालों में उसने ये काम किया कि इजराइल को चारों तरफ से ऐसे लोगों से घेरा, ऐसे प्रॉक्सीज से घेरा, जो अगर इजराइल ईरान की तरफ आंख भी उठा के देखना चाहे तो पहले उसको इनका मुकाबला करना पड़ेगा। और आप एक बात सोचिए कि अगर मिलके चारों तरफ से ये लोग, छोटे छोटे लोग भी, हमास, हूती, ये हिजबुल्लाह, ये सब भी अगर हमले कर दें तो भी इजराइल की हालत ख़राब हो गई। और अभी तक ये केवल उस रणनीति के तहत बैठे हुए हैं कि जब ईरान की तरफ से इशारा होगा तो कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करेंगे, बात करेंगे। और सबसे बड़ी गलती इन्होंने ये कर दी, वो कर दी, इनका कम्युनिकेशन नेटवर्क फेल कर दिया। तो आप अब उनके बारे में ज़्यादा जानकारियाँ इसलिए नहीं जुटा सकते क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक तरीका होता है आसान कि भैया उनकी आपस में क्या बातचीत हो रही है, इसको सुन लो। तो जिस तरीके से बातचीत आप सुन सकते थे उसी को आपने नष्ट कर दिया। तो इस मामले में भी अगर देखा जाए तो जो प्रॉक्सीज की लड़ाई है उसमें हर तरफ से, नेवल माइंस के मामले में हर तरफ से इजराइल को ईरान की तरफ से बहुत सावधान रहना पड़ रहा है। इसलिए उसको रणनीति तैयार करने में लग रहा है वक्त।
और आजकल इलेक्ट्रॉनिक का युग है। जब भी कोई कहीं पे भी किसी भी चीज़ में सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक का रोल दिखाई देता है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में भी इस्तेमाल होती है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है उसमें भी ईरान किसी से कम नहीं है। उसके पास में बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की कैपेबिलिटीज़ हैं। उसके कुछ राडार हैं, एयर डिफेंस सिस्टम है, जिनके ज़रिए वो इजरायली फोर्सेस को रोक सकता है। मैंने आपको बताया था कि उसके पास किस किस तरह के हथियार हैं। तो उसके पास शॉर्ट रेंज के भी रॉकेट हैं, जैसे कि फज्र 5, जो उसने हिजबुल्लाह और बहुत सारे अपने प्रॉक्सीज को दिए हुए हैं, जिसके ज़रिए वो सीधे सीधे इजराइल पे हमला कर सकता है। अब आपकी आई बात की डिफेंस सिस्टम की। अभी मैंने ऊपर आपको कहा था कि उनके पास तो आयरन डोम है, ईरान के पास क्या है? ये दिमाग में आता है कि सब कुछ है, तुम्हारे पास मिसाइल है, ये है वो है, लेकिन इजराइल अगर वहाँ से मिसाइल छोड़ेगा तो उसको कैसे रोकोगे? तो मैंने आपको कहा कि 2005 की टेक्नोलॉजी है आयरन डोम। ईरान के पास उससे एडवांस टेक्नोलॉजी है, और एक नहीं, दो तरह की टेक्नोलॉजी हैं, जिनमें से एक है बावर 373 और ये है लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। अंतर क्या है? आयरन डोम में क्या है कि आयरन डोम में बहुत नज़दीक इजराइल के ऊपर जब कोई चीज़ आ जाएगी, मिसाइल आ जाएगी, तब वो उसको फोड़ के गिरा सकते हैं, और वो भी अगर ज़्यादा रफ्तार की हुई तो इतना समय भी नहीं होगा कि ये उसको ट्रैप कर लें। लेकिन ये बावर है, पावर 373 सिस्टम जो है, ये इतना पावरफुल है कि दूर, कई 100 किलोमीटर दूर, हज़ारों किलोमीटर दूर, जैसे कि अभी अगर इजराइल मिसाइल उड़ाता है तो आधा रास्ता भी पार नहीं कर पाएगी, ईरान गिरा लेगा। यानी आयरन डोम का स्टील डोम है उसके पास, उससे भी ज़्यादा पावरफुल, और उसकी जो खासियत है वो 186 मिसाइल तक एक बार में रोक सकता है। साथ साथ इसकी जो कैपेबिलिटीज हैं वो कह रहा है एयरक्राफ्ट, ड्रोन, मिसाइल्स, ये सब को वो रोक सकता है। जबकि आयरन डोम केवल रॉकेट को रोक सकता है, तोप के गोलों को रोक सकता है, एयरक्राफ्ट को, हेलीकॉप्टर को रोक सकता है, या फिर जो अनार्म्ड व्हीकल होते हैं जैसे कि आपके ड्रोन वगैरह को रोक सकता है। इसके अलावा जो चीज़ें हैं उनको आयरन डोम नहीं रोक सकता। ये क्षमता इसके पास में, बावर 373 के पास में, जो ईरान के पास में है। यानी सरल तरीके से समझें तो आज अगर इजराइल मिसाइल छोड़ने का फैसला करता है ईरान के ऊपर, तो रास्ते में ही टपका लेगा, तब और डबल बेइज्जती होगी। इसलिए उसको बहुत सोचना पड़ रहा है। इसके अलावा उसको ऐसा नहीं है कि दुनिया को सैंक्शन वैंक्शन लगे ना, अमेरिका खजाना खोल देगा। पहले ही सैंक्शन लगाया उसने ईरान पे, उसकी भी उसको दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है कि सबके साथ में, इतने हथियार सपोर्ट के साथ में भी, क्या ईरान को मैं हरा पाऊंगा? ये बड़ा सवाल है। इसके साथ साथ उसके पास S-300 है, रशियन टेक्नोलॉजी, डिफेंस सिस्टम, जिसमें क्रूज मिसाइल, एयरक्राफ्ट और बैलिस्टिक मिसाइल्स, तीनों को वो रोक सकता है। इन सारी चीज़ों को दिमाग में रखते हुए अकेले ईरान की काबिलियत की बात हो रही है कि ईरान को इजराइल के लिए कितना आसान तो छोड़ दीजिए, कितना मुश्किल है छेड़ना भी। अब आ जाइए उसके हितैषियों और हमदर्दों पे। चीन, जो मैंने आपको बताया कि हाइपरसोनिक मिसाइल 20 मैक तक की रफ्तार को रोकने का दुनिया में जो टेक्नोलॉजी रखता अकेला देश है, वो चीन जो चाहे तो अमेरिका की दुनिया हिला दे, वो ईरान के साथ है। उत्तर कोरिया, जो रोज दक्षिण कोरिया के दाएं बाएं इधर उधर से मिसाइलें निकालता और धमकाता रहता है, और अमेरिका कुछ नहीं कर पाता है। रूस, पुतिन ने खुला समर्थन दिया है। अभी एक और डेवलपमेंट हुआ है। डेवलपमेंट ये हुआ है कि अब ईरान के ज़रिए जो विमान जाते थे ईरान के ऊपर से, वो अब एयर स्पेस अफ़गानिस्तान का इस्तेमाल कर रहे हैं।
यानी अब जो विमान जा रहे थे उससे अफगानिस्तान को कमाई होगी, क्योंकि वो एक बार विमान ऊपर से निकलता है तो $700 लेता है, तो तमाम सारे विमान उसके ऊपर से निकल रहे हैं। खबर ये नहीं है, खबर ये है कि ईरान के ऊपर से, ईरान के एयर, अगर वहाँ से क्या विमान क्षेत्र, वायु क्षेत्र से अगर कोई विमान अभी नहीं निकल रहा है और वो अफगानिस्तान से निकल रहा है, तो अफगानिस्तान भी अब ईरान के हाथ में है। कैसे है? क्योंकि रूस ने अभी तालिबान को समर्थन दे दिया। आप सोचिए दुनिया किस तरह से गोल है। एक ज़माना था रूस के खिलाफ CIA और अमेरिका हथियार दे रहा था, स्टिंगर मिसाइल तक दी थी। किसको? तालिबान को। रूस से लड़ो, तालिबान को खड़ा किया, इतना बड़ा किया। उसके बाद इसी तालिबान ने अमेरिका को फोड़ दिया, फिर ये तालिबान के खिलाफ अभियान चलाने लग गए, और अब फिर से रूस ने उनको सपोर्ट कर दिया, अफगानिस्तान को। यानी अभी जो लोग रास्ता बदल के अफगानिस्तान से जा रहे थे, वो विमान भी आने वाले समय में अगर अफगानिस्तान चाहेगा नहीं जाएंगे। और ईरान भी दोस्त है, रूस भी दोस्त है। तो कुल मिला के ये पूरा का पूरा जो सीन है ना, इस सीन में सरल भाषा में आप समझिए तो आसान नहीं है ईरान को हरा पाना। ईरान पे मिसाइल छोड़ोगे, उसको गिराने की कैपेबिलिटी है। वो आपको जब चाहे तब भेज सकता है, क्योंकि आपके अंदर रोकने की क्षमता नहीं है। आपकी 2005 की टेक्नोलॉजी है, उसकी 2017 की टेक्नोलॉजी है। कौन सी वाली? आयरन डोम वाली, जिसको कहते हैं एयर डिफेंस सिस्टम, यानी ऊपर से कोई भी चीज़ आए तो उसको रोकने की क्षमता। यानी उसके पास ज़्यादा आधुनिक टेक्नोलॉजी है, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का वो आयरन डोम आप कहें तो लेके बैठा हुआ है। यानी आप उसके ऊपर मिसाइल छोड़ोगे तो रोक लेगा, और वो उसके ऊपर मिसाइल जब चाहेगा तब रोक तोड़ सकता है। उसके दोस्तों ने चारों तरफ से आपको घेर रखा है। जैसे पुलिस नहीं कहती है, पुलिस ने आपको चारों तरफ से घेर रखा है, हथियार डाल दो, उस टाइप का, हर तरफ से। और अगर आप उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करोगे तो जिस नहर से रास्ता जाता है ईरान तक का, उस नहर के अंदर उसकी माइंस लगी हुई हैं। उसके पास ऐसी मिसाइल है जिससे वो आपके जहाज़ डुबो सकता है। हर तरफ से वेल इक्विप्ड है ईरान। तो ईरान की पावर आपको समझ में आ गई होगी। तो उसके न्यूक्लियर ठिकानों पे बम गिराना कितना मुश्किल होगा, अंदाज़ा लगा लीजिए। जिसके पास इतना अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम है, उसके तेल के कुओं पे कितना मुश्किल होगा मिसाइल गिराना। और उसकी जासूसी करके उसके लोगों को तो उन्होंने मिलाया है, लेकिन उसके पास भी एक साइबर पावर है, उसके पास इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की ताकत है। और ये सब कुछ इजराइल भी अच्छी तरह से जानता है। इसीलिए जैसे झटपट में तुरंत वो दूसरों को जवाबी हमला करता है, इतने दिन में हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा है कि ईरान पे मिसाइल छोड़े, लेकिन छोड़ेगा ज़रूर, क्योंकि उसको अपनी इज्जत बचानी है। अब देखते हैं क्या होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको एक बेहतर समझ बनी होगी इस लड़ाई के बीच में किसके पास क्या है इसकी। नमस्कार, जय हिंद।